नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और सज्जन जी हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट हैं। आज 142 सीटों के इस सेकंड फेज के रण की कुछ हॉट सीटों पर हम बात करने जा रहे हैं। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में टीएमसी मजबूत है, लेकिन इस बार बीजेपी टीएमसी को जोरदार टक्कर देते हुए नजर आ रही है। अब से 21 घंटे के बाद बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग होगी, लेकिन बंगाल में उससे पहले एक आईपीएस की एंट्री से बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस हैं अजयपाल शर्मा। टीएमसी के गढ़ दक्षिण 24 परगना का सेंट्रल ऑब्जर्वर बनके बंगाल पहुंचे हैं। वोटिंग से पहले अजयपाल ग्राउंड पर फोर्स के साथ हैं, गली गली में चेकिंग अभियान चला रहे हैं और उन्होंने टीएमसी के फाल्टा सीट से टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान को सीधी चेतावनी दी। पहले तो आप ये जाने कि जहांगीर खान हैं कौन जिन्हें ये चेतावनी देनी पड़ रही है। दरअसल जहांगीर खान पर वोटर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जहांगीर खान कोई मामूली आदमी भी नहीं, वो टीएमसी के कैंडिडेट तो हैं ही, लेकिन आप अगर पश्चिम बंगाल के लोगों से बात करेंगे तो वो अभिषेक बनर्जी के हेंचमैन कहे जाते हैं। अब ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ का सिंघम सीधे ममता के भतीजे के करीबी जहांगीर खान को चुनौती दे तो तस्वीर आप सोचे क्या होगी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जहांगीर खान का फाल्टा में किस कदर खौफ है, कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। आईपीएस अजयपाल शर्मा जब जहांगीर का घर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी एकदम अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, जैसे तो उन्हें तो पता ही नहीं कि जहांगीर खान है कौन, उनका घर कहाँ है। सोचिए जरा, कैंडिडेट का घर ना पता हो, एड्रेस नहीं बता रहे थे। आप देखिए। नहीं सर, एक महीना हो गया कि नहीं सर मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है सर। आपका घर कहीं हो, आप एफएसटी तो यही एरिया ना, ये तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया एफएसटी का यही एरिया ना। ये जहांगीर खान का घर कौन सा है उसके अंदर? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके कब रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन लौटते रहना थोड़ा जल्दी। अब सोचिए जरा, घर बताने के लिए तैयार नहीं कि जहांगीर खान का घर कौन सा है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि जहांगीर खान का घर बताने वाला भी कहीं चिन्हित ना हो जाए कि देखो इसी ने बताया था जहांगीर का घर कौन सा है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को डराने और धमकाने का गंभीर आरोप लग रहा था और शिकायत मिलते ही आईपीएस अजयपाल शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय पुलिस, ग्रामीणों ने जहांगीर खान का पता बताने में भी आनाकानी कर दी, लेकिन आखिरकार अजयपाल शर्मा की टीम ने तलाशी की और उसके बाद फिर घर ढूंढ निकाला। अजयपाल शर्मा जब जहांगीर खान के घर पहुंचे तो वहां पर जहांगीर खान मौजूद नहीं था। वो हैरान रह गए क्योंकि थाने में कहा गया था कि फोर्स नहीं, और जहांगीर के घर पर कितने जवान तैनात थे आप सोचिए जरा। 10 की जगह 14 जवान तैनात थे। इसे लेकर भी जब जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि जहांगीर खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा के तहत 10 पुलिसकर्मी मिले हुए हैं। 4 अतिरिक्त पुलिसकर्मी फिर वहां पर क्यों तैनात थे? इससे लेकर अजयपाल ने पुलिसकर्मियों को लेकर सख्त रुख अपनाया और स्थानीय एसपी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। तो ये तो तस्वीर है इस वक्त दक्षिण 24 परगना की, और आप जानते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है अजीत जी, ये यहाँ पर ममता बनर्जी की ताकत कितनी है, अभिषेक बनर्जी की ताकत कितनी है, जहांगीर खान कौन है, यह अभिषेक बनर्जी का मजबूत आदमी है। इतना मजबूत आदमी कि लोग पता बताने में डर रहे हैं, ये तो खौफ है। देखिए, ये इस बात में पहले एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए है कि
चुनाव के समय मतदाताओं को डराने धमकाने की जैसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति धमकी दे रहा है, डरा रहा है मतदाता को, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अजयपाल शर्मा ने किया है वो तरीका भी कोई बहुत लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और न ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन का तरीका होता है कि आप एक पार्टी के कैंडिडेट को जाकर के पर्सनली टारगेट करें। ऐसा नहीं है कि 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, अनेक कैंडिडेट होंगे, कोई कहीं दूसरी जगह भी कोई किसी पार्टी का किसी को धमकी देता हो। लेकिन फिर तरीका क्या होना चाहिए जिस आदमी का इतना खौफ हो कि आम व्यक्ति उसका घर बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि कहीं वो टारगेट पर ना आ जाए? कुछ चीजें क्या है मीनाक्षी जी, बहुत एग्जैजरेट की जाती हैं। वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा नेता है, चुनाव लड़ रहा है, 10 जगह उसके पार्टी के ऑफिस खुले होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसा तो आदमी नहीं छिप के कोई चुनाव लड़ रहा होगा। घर में बंद होकर तो कोई चुनाव नहीं लड़ता है ना, उसके ऑफिसेज खुले होंगे। आप एक जनरल अपील करिए, शांति बनाइए और पुलिस की ऐसी व्यवस्था करिए कि कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। ये जो सिंघम बनने की जो आजकल चल रही है ना सारी चीजें और रील बनवाने की, वो सब एक मेनेस है, एक तरह की महामारी हो गई है वो, जिसके शिकार ये सज्जन भी लग रहे हैं, ये जो अधिकारी हैं। लेकिन इसका एक मैसेज जाना चाहिए। हम अगर इस बात को लेकर के हम लोग ये माने कि हाँ ऐसा माहौल बन जाए कि अब कोई वहाँ हिंसक घटना नहीं होगी, सब लोग बिना भय के निकलेंगे वोट करने, तब चलिए अच्छी बात है, फिर निकल जाए तो अच्छी बात है, निकले लोग। हालांकि कल ही हम लोगों ने देखा किस तरह से हिंसा हुई, एमपी की गाड़ी पर हमले हुए और फिर दूसरी तरफ से तृणमूल ने कहा उसी जगह कि तृणमूल के बीजेपी ने भी कहा कि उसके कैंडिडेट पर हमला हुआ है, तृणमूल ने कहा कि उसके एमपी पर हमला हुआ है। तो ये सब चीजें भी चल ही रही हैं। अच्छा, टीएमसी अजयपाल शर्मा की तैनाती से बड़ी परेशान है और आईपीएस अजयपाल पर वोटर्स को डराने और धमकाने का आरोप लगा रही है। ये रंगीन किरदार है ये अजयपाल शर्मा, जो ऑब्जर्वर बनके अभी डायमंड हार्बर में आया है, जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहा है, डायमंड हार्बर के लोगों को चमका रहा है, रात के अंधेरे में सर्चिंग के नाम पे महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है। ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो सोशल मीडिया एक्स पर अजयपाल शर्मा को लेकर एक पोस्ट भी किया, जिसका लेकिन एक आईपीएस के लिए जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। महुआ ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरे फेयर एंड लवली बबुआ, हीरोगिरी थोड़ा संभाल कर कीजिए। वो पोस्ट भी आपके सामने रख देती मैं, लेकिन कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी हैं। अखिलेश यादव को भी आप देखिए, अखिलेश यादव भी लिख रहे हैं अजयपाल शर्मा को लेकर। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी से संभल और रामपुर में टेस्ट किए गए एजेंट जो है वो बंगाल भेजे गए हैं, लेकिन बंगाल में दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी। तो 2 ये पोस्ट आप देख रहे हैं। एक संजय सिंह ने भी पोस्ट किया, तो इंडिया अलायंस में सज्जन जी वहां पे एक रुकता दिखाई दे रही है, अजयपाल शर्मा पहुंचे नहीं पश्चिम बंगाल, कि संजय सिंह, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा सबने एक एक करके पोस्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, बंगाल में प्लेयर तो दीदी हैं, बाकी लोग अब क्या कहते हैं मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं है। लेकिन ये जो अजयपाल शर्मा वाली जो इवेंट है, जो ये मामला है, इसको आप इसकी पृष्ठभूमि समझिए। बंगाल में बाकी जगह आप देखिएगा कि दोनों पार्टी, कल बात हो रही थी 200 की बात कर रहे हैं, अब 400 सीट तो है नहीं, है 294। तो बाकी पूरे इंडिया में आप देखेंगे कि एक्चुअल वोटिंग से पहले आप परसेप्शन की लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें हम लोग जाते हैं कि माहौल क्या है, हवा क्या है। हर पार्टी चाहती है कि वोट से पहले ऐसा लगे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन बाकी जगह वो जो अनडिसाइडेड वोटर होते हैं उनको टारगेट करते हैं कि देखा देखी वो जो जिधर हवा चल रही है चले जाए। बंगाल में क्या है, सीपीएम के समय से फियर फैक्टर ऐसा है कि अगर आप वोट करना भी चाहते हैं तो भी आप जब तक कि परसेप्शन में आपको यह ना लगे कि हमारी पार्टी आ रही है, वोट नहीं करेंगे। वहां पे कमिटेड वोटर भी सोचता है अगर आप अपोजिशन में है तो। अब समस्या यह है बंगाल में कि बीजेपी के संगठन को वहां ओपीडी मोड में ट्रीटमेंट करना चाहिए था 1 साल पहले से, 2 साल पहले से। वहां चूंकि इनकी सांगठनिक कमजोरी है, अब जो कुछ है वो केंद्रीय नेतृत्व कर रही है और अंत में इलेक्शन कमीशन वहां के फियर फैक्टर, तो ये आईसीयू मोड में हो रहा है। तो ओपीडी मोड को आपने, जब पेशेंट ओपीडी के लिए आया आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आईसीयू मोड में हमें एक बीजेपी
के शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा कि 4 साल 9 महीने आप नहीं रहेंगे और 3 महीने में आप पूरी ताकत लगा देते हैं। तो ऐसे में जो अजय पाल शर्मा हैं और सब कुछ है, इन सब लोगों को निर्देश ये है, क्योंकि साउथ 24 परगना फाल्टा जो सीट है वहां से लेके पूरा सुंदरबन का एरिया, कोलकाता से आप सुंदरबन जाए, वो दरअसल 31 सीटों का है। उसमें टीएमसी का एक छत्र राज्य है, वहां पे दबदबा इतना ज्यादा है कि हमने देखा है कि जो हिंदू वोटर है जी, उसमें अधिकांश जो वोट देना भी चाहता है, परसेप्शन में उसे ये लगता है कि मान लो टीएमसी ही आ गई तो 2021 में जो हुआ चुनाव के बाद वो क्या होगा। तो ये सारी की सारी जो कवायद है आईसीयू मोड में, वो ये है कि आप पब्लिक को कॉन्फिडेंस दें। क्या इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा? लोग कह रहे हैं कि भाई केंद्रीय वाहिनी है, अजय पाल शर्मा जी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले टीएमसी के लोग आएंगे, बोलेंगे कि देखो भाई आपको वोट नहीं देना है, आप मत जाओ वोट देने, लेकिन ये सेंट्रल फोर्स और ये सब चली जाएगी, आप रहेंगे हम रहेंगे। अरे वो तो ममता बनर्जी का बयान है, मंच से उन्होंने कहा है, अभी कल ही का बयान है, वो पब्लिक रैली में कह रही हैं कि 4 मई के बाद भी यहीं रहना है। बिल्कुल, तो ये फियर फैक्टर वहां पे जो है वो आप केवल अनडिसाइडेड वोटर के लिए नहीं आप इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो अपोजिशन का वोटर है, कमिटेड वोटर है, वो इस परसेप्शन में उसे थोड़ा सा भी एक अंश भी संदेह हुआ कि हमारी पार्टी मान लीजिए बीजेपी नहीं आ रही है, फिर वो वहां पे चूक जाएगा। ठीक है, जहांगीर खान के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। ममता सरकार ने इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। इनका एड्रेस बताने से आम लोगों को तो छोड़िए, पुलिस भी थोड़ा डरती है। दरअसल वो जहांगीर खान फाल्टा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। फाल्टा सीट जो कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी भी कहा जाता है। वो 41 साल के हैं और 12वीं पास है। उन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी कराने का भी आरोप है। जहांगीर खान पर वोटर्स को धमकाने का आरोप तो है ही, जिसके बाद फिर आप ये तस्वीर देख रहे थे कि अजय पाल जो है वो उनका घर ढूंढते हुए पहुंच गए और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर लोगों को डराया धमकाया तो ये ठीक नहीं होगा, हिसाब होगा। अभी मैं अगर इन इलाकों की ही बात कर लूं, डायमंड हार्बर की बात करूं, वो जो जिन 31 सीटों की अभी बात सज्जन जी कह रहे थे, दक्षिण 24 परगना की हम बात कर ले, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसे तोड़ना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है? देखिए, तो अब बीजेपी को तो असल में इसी इलाके में वोट चाहिए ना, इसी इलाके में सीटें चाहिए हैं। जो पिछली बार ये इसका जो इलाका आता है, प्रेसिडेंसी का इलाका जिसको बोलते हैं, जिसमें उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना दोनों आते हैं, और इन दोनों की ही 64 सीटें हैं, सिर्फ 2 जिलों की। 142 में इन 2 जिलों की ही 64 सीटें हैं, और इसके साथ जो प्रेसिडेंसी के 110-111 सीटें आती है, उसमें सिर्फ पिछली बार कितना, हमको लगता है 14 या 16 सीटों पर, 14 सीटों पर बीजेपी जीती, 14 सीटों, और 96 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती। तो और लोकसभा चुनाव में एक थोड़ी सी लीड इसमें बढ़ी भारतीय जनता पार्टी, बहुत थोड़ी सी, मतलब लोकसभा चुनाव में सेंटर को ध्यान में रख के वोट दिया जाता है, तब भी इतना ही वोट बढ़ा कि 21 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली इस प्रेसिडेंसी के इलाके के 111 सीटों में से, और तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में भी 90 सीटों पर बढ़त बनाए रही। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, वो भले दावा कर रही है कि हम 152 में 100 जीत गए हैं, इसके बावजूद अगर बहुमत के लिए पहुंचना है, आपको 148 का आंकड़ा पहुंचना है, तो ये जो दोनों जिले हैं, ये दोनों जो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, इस इलाके की 64 सीटों में तो आपको डेंट करना होगा, यहां तो आपको सीटें जीतनी होंगी। इसके अलावा कोलकाता की सीट आती है 11, जिसमें एक भी सीट नहीं है बीजेपी के पास। इसके अलावा आपकी जो हुगली और बर्धमान की, जो पूर्वी बर्धमान की सीटें हैं, उसमें भी टोटल 4 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और वहां सीटें हैं 34 के करीब, 34 में से 4 सीटें हैं। तो आप हुगली और बर्धमान की 34 में 4 हैं, इधर प्रेसिडेंसी की 111 में आपके पास 14 हैं, टोटल 18 सीटें हैं। तो ये जो ये इलाके हैं, इस इलाके में अगर बीजेपी इंप्रूव नहीं करेगी, और इंप्रूव भी कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं, दुगनी भी हो जाए सीटें, तब भी आपका काम नहीं बनेगा। अगर हम माने कि 152 में 100 जीत गए हैं, तब यहां दुगनी हो जाए, तब भी काम नहीं चलेगा। पिछली बार के मुकाबले दुगने से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। तो ये एक टफ टास्क है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये जो अभी कर रहे थे अजय पाल शर्मा, या जो एक बड़ी बात कही केंद्रीय गृह मंत्री ने, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भी 60 दिन तक केंद्रीय बल यहाँ रहेंगे। हाँ, जिससे चुनाव के बाद हिंसा ना हो, वही फियर फैक्टर को निकालना। हिंसा न हो से ज्यादा ये है कि लोग घबराए नहीं, लोग डरे नहीं, लोग ये माने कि हाँ केंद्रीय बल की तैनाती रहेगी 60 दिन तक, तो यहाँ हिंसा नहीं होगी, तो खुल करके वोट करें। बीजेपी का सपोर्टर भी वोट करने नहीं। मैं थोड़ा, क्योंकि पश्चिम बंगाल मैं तो कवरेज के लिए नहीं जा सकी, इसलिए मैं इसे थोड़ा और समझना चाहती हूँ। ये पता कैसे चलता है कि कौन सा वोटर किसका है, और पहले से ही ये बात समझ में आ जाती है, अच्छा ये वोटर निकल रहा है
तो ये तो टीएमसी का वोटर है, इसे मत छुओ, लेकिन ये बीजेपी का वोटर है या इसके घर में बीजेपी का वोटर हो सकता है। ये साइकी वहां काम कैसे करती है? देखिए, बाकी जगह क्या होता है कि लोग जाति के आधार पे या किसी भी के आधार पर, जाति के आधार पता पर रहता है। बंगाल में क्या है, सीपीएम के समय से उसको लोग कहते हैं कि एक पार्टी सोसाइटी है, कि जाति धर्म इन सारे मसलों को सीपीएम के बाद पीछे धकेला गया। तो आप वहां देखेंगे शहर हो या मोहल्ला हो, हर पारा कहते हैं, पारा कल्चर, उसमें आप देखेंगे 4-5 लड़के कैरम खेलते रहते हैं। वो कैरम खेलने वाले क्या होते हैं, वो बेसिकली पार्टी के लोग होते हैं और पार्टी को उन्हें पूरा छोटे छोटे हर पार्टी मतलब वो टीएमसी के भी हो सकते हैं, वो टीएमसी के ही होंगे। अच्छा, रूलिंग पार्टी के, ठीक है, सीपीएम का कल्चर है ये। अब उन्हें क्या होता है, अब छोटे छोटे 10 घर 20 घर हैं एक मोहल्ले में, तो किसे नहीं पता होगा कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। तो सारी अब अगर अब बंगाल में जाके किसी से जाति का डेटा पूछ ले, वो बिल्कुल हतप्रभ रह जाएगा। ये क्या बात हो गई? ये क्या, जबकि जाति का प्रश्न वहां आजादी के वक्त रहा, जोगेंद्रनाथ मंडल रहे, सब रहे, लेकिन जाति के का एक पहचान है वहां पे, सामाजिक पृष्ठभूमि। लेकिन राजनीति में आप पूछेंगे वो डेटा वगैरह आपको जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे बोलेंगे वो बीजेपी करता है, वो सीपीएम करता है, वो टीएमसी करता है। वहां पे आई डू पार्टी होता है, आई एम इन द पार्टी नहीं, आई डू पार्टी। तो आई डू पार्टी एक बंगाली यूनिक वो एक लैंग्वेज है कि हम पार्टी करते हैं। व्हाट यू डू, आई डू पार्टी, उसका बंगाल। तो उसमें पार्टी को सारा का सारा, तो वो एक सर्वेलेंस सोसाइटी है पार्टी के नजरिए से। हाँ, रूलिंग पार्टी को पूरा ये रिपोर्ट है। वो इसलिए भी है कि उसका एक आर्थिक आधार है। आप कोई घर बनवाना चाहते हैं, किससे आप सीमेंट लेंगे, किससे आप सरिया लेंगे, कहां से आप पेंट मंगवाएंगे, लेबर कौन सप्लाई करेगा, वो पार्टी के सपोर्ट से ही आपको करना है। कैरम खेलने वाले दरअसल हम कैरम नहीं खेल रहे, वो पार्टी खेल रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो उस लिहाज से उनकी जो प्रोफाइलिंग होती है पॉपुलेशन की, तो अब अजय पाल जी वहां पहुंच भी जाएं तो फिर क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा ना, जब आपको ओपीडी ट्रीटमेंट करना था पेशेंट का, तो आपने कुछ कुछ नहीं किया। अब आईसीयू मोड में आप पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं। अच्छा, वोटर्स को धमकी सिर्फ अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि अभिषेक बनर्जी की धमकी की भाषा तो वो खुद ही मंचों से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद मैं देखूंगा कि किस जल्लाद में कितनी ताकत है। शब्द जरा सुनिए, किस जल्लाद में कितनी ताकत है और किसका दिल्ली का बाप किसे बचाने आता है। सोचिए जरा, ये अभिषेक बनर्जी की लैंग्वेज है। आप सुनिए मंच से उनका संबोधन। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अभी जब ये बयान चल रहा था तब सज्जन जी कहते हैं गुंडा बनाम बड़ा गुंडा। अब किसकी भाषा में ज्यादा गुंडाई है, कौन वो खौफ पैदा कर पाता है? और ये केवल सेंटर को नहीं डरा रहे हैं, ये तो वोटर्स को भी एक मैसेज दे रहे हैं ना कि देखो मैं यहीं पर हूं, मैं यहीं की पॉलिटिक्स करूंगा, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैं पश्चिम बंगाल में ही हूं, मैं डायमंड हार्बर में ही खड़ा हूं। बिल्कुल, हम लोग मीनाक्षी जी पहले भी एक दिन जिस दिन इस तरह की उन्होंने धमकी दी थी, हम लोगों ने यही चर्चा की थी और उन्होंने कहा था अभिषेक बनर्जी ने कि ममता बनर्जी तो बहुत दयालु हैं, उन्होंने तो माफ कर दिया था, लेकिन मैं माफ नहीं करता हूं। और ये जो अभी सज्जन जी कह रहे थे कि एक पाड़ा में, जो पाड़ा जिसको बोलते हैं वो लोग, उनको पता होता है कि कौन किसका वोटर है। लेकिन अब ये क्या ईवीएम आने के बाद एक और चीज हुई है जिसमें ये होता है कि उनको पता चल जाता है कहाँ किसको वोट पड़ा है। वोट जब बैलेट से पोलिंग होती थी तो मिक्स कर दिया जाता था, बैलेट को ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल था, अब ये थोड़ा आसान हो गया है। तो यही धमकी दी थी अभिषेक बनर्जी ने कि मैं पता लगा लूंगा कि किसने किसको वोट दिया है और उसके बाद जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। उन्होंने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी, उन्होंने मतदाताओं को भी धमकी दी कि मैं पता लगा लूंगा, और पता भी लगा लूंगा कि किसने किसको वोट दिया है। तो ये असली परसेप्शन की लड़ाई है चुनाव के पहले
कि वोटर निकले। और इसी के लिए आपको ध्यान होगा जब डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में लोग गए थे मिलने चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग ने उसके बाद जो ट्वीट किया था उसमें बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग दोनों की बात कही थी। तो ये जो आइडेंटिफाई किया जाता है, जो सर्विलेंस सोसाइटी वहां की है, उस आइडेंटिफाई करने के बाद ये किया जाता है कि सोर्स जैम कर दिया जाता है, उनको घर पे ही कह दिया जाता है। और हमने तो जब हम गए थे और लौट के आए, आपसे बात हो रही थी, हमने कहा भी था आपके प्रोग्राम में कि नानूर एक जगह है, वहां एक हिंदुओं के घर में 9 लोगों का घर था, उनके घर में कफन भेजा गया था। और ये मतलब वो भेजने का मतलब था कि तुम वोट डालने निकलोगे तो फिर तुम समझ लो तुमको क्या करना है। तो ये पहली, हाँ, वीरभूम में नानूर है, और ये कई महीने पहले से ये काम शुरू हो जाता है। तो वही आज जा करके अगर कोई आदमी डरा देना चाहे तो वो नहीं होगा। ये कई महीने पहले से भय का माहौल बना दिया गया है। डर वाली पॉलिटिक्स है, मुझे एक और इसमें हम बात जोड़ देते हैं। हमने उस समय ये कहा था, कई लोगों ने कहा था कि हम तो अपने घरों की खिड़की दरवाजे मजबूत करा रहे हैं, लोहे के एंगल लगा रहे हैं और ये बंद करा रहे हैं, इस तरह की चीजें कि बाद में जो हिंसा हो तो उसमें हमको नुकसान नहीं। तो ये कई महीने पहले से जो चीजें हो रही थी, अचानक जा करके आप किसी के ये भय नहीं निकाल सकते हैं लोगों के मन में। ये कोशिश वही हो रही है कि एक तरफ से कोशिश हो रही है कि डरा धमका करके उसको चुप करा दिया जाए। तो मैं अभी की बात कह रही हूं कि जब इतना बड़ा फियर फैक्टर है जो आप बता रहे हैं, 2 इंसिडेंट्स आपने बताया, एक आप भी बता रहे हैं, तब फिर ऐसे अजयपाल शर्मा जैसे आईपीएस की जरूरत क्यों नहीं होगी? और आप जानते हैं कि जब कोई सेंट्रल ऑब्जर्वर बनकर आता है तो वो एक इम्यूनिटी के साथ आता है ना सर? एक इम्यूनिटी के साथ ही आता है सज्जन जी। अब ऐसे डर को निकालने के लिए तो फिर ऐसी ही भाषा काम आएगी। अब वो कितनी रिफ्लेक्ट हो पाती है वोटिंग में वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास वो तरीका क्या है जब इतना खौफ है? कफन भेजे जाएं जब परिवारों में, कोई कफन भेजे जाएं। और 2021 के बाद जिस तरह का वायलेंस हुआ, देखिए कोलकाता में लोग सुरक्षित रहते हैं। कोलकाता से ज्ञानी लोग आके जब दिल्ली में लोकतंत्र पे ज्ञान देते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो सबसे बड़ा धोखा लोकतंत्र के साथ ये करते हैं कि बंगाल के गांव में क्या स्थिति 77 के बाद रही है, वो रक्त रंजित वहां का चुनाव रहा है, इतिहास रहा है, और उसको टीएमसी और आगे ले गई है। ऐसी स्थिति में अजयपाल शर्मा वगैरह क्या है कि आप किसी तरीके से स्टेरॉइड मेथड से उसको कोशिश कर रहे हैं मैनेज कर लें। सवाल यह है कि जो कल्चर वहां की फियर कल्चर है, अभिषेक बनर्जी की भाषा आप देखिए, अगर होम मिनिस्टर अपने बाप के बेटे हैं, इस तरह का शब्द, वो होम मिनिस्टर का नहीं है, वो टारगेट सीधा है जो भी सोच रहा है कि टीएमसी छोड़ के कहीं और वोट देते। और ये हम लोगों ने जो साउथ 24 परगना, जिसमें डायमंड हार्बर इनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पे हमने देखा है कि वहां के हिंदुओं से अगर आप बात करने की कोशिश करें, वो पहले तो आपको संदेह की दृष्टि से देखता है कि आप कौन है, क्या पता टीएमसी के लोग हों, बता के चले जाएं। फिर जब थोड़ा बहुत आश्वासन या किसी तरीके से, तो वो बिल्कुल कहता है कि देने का मन तो है, लेकिन जब टीएमसी वाला आके हमें बोल जाएगा, और मान लीजिए हमने दे दिया गलती से, उसके बाद 2021 का आप देखिए क्या हुआ है। और उस समय कहना नहीं चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट नेतृत्व जो बीजेपी का है, उसकी तो कोई दमखम ही नहीं है। वो तो गोष्ठी द्वंद, जो फैक्शनल फाइट है उसमें उलझी हुई है। टीएमसी में जितना फैक्शन है उतना बीजेपी बंगाल में है। दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, शांतनु ठाकुर, सुकांता मजुमदार, आप नाम लीजिए, और वहां पे फैक्शन है। और जो पोलिंग बूथ से, डिस्ट्रिक्ट से लेके जितने लोग हैं, वो अपने को बंगाल बीजेपी से नहीं जोड़ेंगे। हम फलादा के हैं, हम फलादा के हैं, अभी भी वही फैक्शनलिज्म में आइडेंटिटी। तो स्टेट यूनिट जो है काफी कमजोर है। बंगाल में चुनाव हो और तनाव ना हो, ऐसा संभव तो हो ही नहीं सकता। केंद्रीय बलों की इतनी तैनाती के बावजूद हिंसक झड़प की खबरें भी आ रही हैं। पूर्वी बर्धमान जिले के समुद्रगढ़ इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इस हिंसा में दोनों पार्टियों के समर्थक घायल हो गए। पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी की रैली समुद्रगढ़ की तरफ आ रही थी, और इसी दौरान नशरतपुर इलाके में जब ये रैली टीएमसी के पार्टी कार्यालय के सामने से गुजर रही थी, उस वक्त टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी। आरोप है कि टीएमसी सपोर्टर्स ने पथराव किया और अचानक से स्थिति बहुत बिगड़ गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना की सूचना मिलते ही नादान घाट थाने की पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे। हालात को काबू में किया भी गया। तब तक काफी कुछ बिगड़ भी चुका था। अभी भी इलाके में तनाव जो है वो बना हुआ है। तस्वीरें हम ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि खूब खून खराबा भी हुआ। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी समर्थकों ने पहले नारेबाजी की, फिर अचानक से हमला बोल दिया। टीएमसी का आरोप है कि पहले हमला बीजेपी की तरफ से किया गया था। আজকে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের যিনি বিজেপি প্রার্থী সম্মানীয় পানকৃষ্ণ তপদার মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরা আজকে টোটো করে ব্যাপক পরিমাণে একটা মিছিল করছিলাম। ব্যাপক টোটো জমায়েতের মধ্য দিয়ে
কিন্তু যখন আমাদের এই টোটো মিছিলটা সমুদ্রগড়ের আগে যে নসরতপুর যে তৃণমূল পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসের ওইখানে আমরা অতিক্রম করছি, তখন তৃণমূলের ওখানকার যে মস্তান আছে অমিত মোদক, তার নেতৃত্বে ওই দিক থেকে 8-10 জন ছেলে নিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে। এবার সেই মুহূর্তে আমাদের ছেলেরাও যাচ্ছে, আমাদের ছেলেরাও স্লোগান দিচ্ছে এবং আচমকা ওইখান থেকে ইট বৃষ্টি শুরু করে। এবার যখন ইট বৃষ্টি করে আমি অনেক পেছনে ছিলাম, তারপরে আমি দেখছি আমাদের বেশিরভাগ যুবক ছেলেপিলেরা ছিল, তখন আমি ছুটে গিয়ে দেখছি যে যুবক এই ভাই সৌভিককে মেরেছে, আরও একজন ওখানে আছে, তার মাথা পুরো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে এরমভাবে। তখন আমি ছুটে গিয়ে থামানোর চেষ্টা করলাম, সেই সময় আমাকে পুরো একদম 2 হাত ডিফারেন্সের মধ্যে দিয়ে মারলো, পুরো মাথা এইখানটায় দেখেন ফুলে গেছে, ঠিক আছে। আর যখন মাথাটা একটু ঘুরে গেল সেই টাইমে পিঠে বাঁশ আবার আপনার যে টিউবলাইট যেগুলো থাকে মারলো। পরবর্তী সময়ে আমাদের যখন ছেলেরা এক জায়গায় হয়ে গেল 2-1 মিনিটের পরেই, তখন আমাদের ছেলেরা পাল্টা যখন শুরু করলো, তখন তারা ওখানে পার্টি অফিসের ওখানে ছিল, কোনো কথাবার্তা ছাড়াই অতর্কিতে ওরা এসে প্রায় 1 থেকে 1.5 হাজার লোক, ওরা আমাদের ওই 15-20 জনের ওপরে ইট লাঠি রড নিয়ে আক্রমণ, অতর্কিতে ইট বৃষ্টি, পার্টি অফিস পুরো ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে, ইট দিয়ে মেরে, লোহার রড দিয়ে মেরে, দুজনাকে হসপিটালে মানে এমন ফ্র্যাকচার হয়েছে তাদের মাথায়, ব্রেনে এমন পরিমাণে হেমারেজ হয়েছে, তাদের হসপিটালে নিয়ে আসতে হয়েছে। আমাদের প্রায় 7 থেকে 8 জন আহত হয়েছে, তার মধ্যে 2 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল, আমরা হসপিটালে নিয়ে এসেছি, বাকি আমাদের এলাকায় প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট চলছে। बंगाल में आज टेंशन इतनी हाई है तो कल तो पोलिंग डेट है। आप सोचिए जरा किस तरीके का खौफ, किस तरीके का तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो पहला बयान हमने बीजेपी के समर्थक का सुना, उसमें उन्होंने एक मस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। ये मस्तान कौन है? मस्तान सीधे जो टीएमसी के गुंडे। देखिए सीपीएम के टाइम से एक बड़ा अच्छा लगा जो कहा जाता है, इसकी सत्यापना नहीं है, कि जो गुंडे थे उनकी पार्टी में उसको उन्होंने पुलिस में भर्ती कर दिया, जो पढ़े लिखे थे उसको टीचिंग में ला दिया, और उसके बाद फुल टाइम पॉलिटिक्स में। टीएमसी के पास ऐसा कोई वो प्रोफाइलिंग नहीं था, उन्होंने उसको आइडियोलॉजी को बिल्कुल जो सीपीएम ने एक फसाड बना रखा था, टीएमसी ने उसको हटाया। अब हर जगह जो हमने कहा कि ये कैरम खेलने वाले लोग हैं, जो वहाँ का काउंसलर है, उसके साथ जो 5-10 लोग हैं, इन्होंने पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा है एरिया के। और देखिए बंगाल का पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। बीरभूम से लेके बांग्लादेश में एक चिटगांव को छोड़ दे तो बहुत पहाड़ नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए सारा पत्थर सीमेंट बालू ये सब का सब जो ये चीज़ें जाती हैं, आप देखेंगे कि ट्रकें जाती हैं, अब उसमें कितनी चीज़ें लीगल हैं, कितनी क्वाज़ाई लीगल है, कोई जानता नहीं है। हाईवे पे पूरे इंडिया में आपको कहीं पुलिस बैरिकेड नहीं मिलेगा, एक स्टेट है जहां पुलिस बैरिकेड रहता है, ये सिविक वॉलंटियर ये सब जाते हैं। तो ये जो मस्तान हैं, ये वो लोग हैं जो वहां पे इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, उनके थ्रू ही किसी का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, और उनको ये फ्रीडम टीएमसी में दी जाती है कि जब चुनाव का वक्त आए तो इस फ्रीडम के नाते तुम हमें वोट दो। ये पूरा का पूरा गिव एंड टेक का कल्चर है। अब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को ये आइडेंटिफाई करना था कि हर विधानसभा में कितने टीएमसी के ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं। उसका तरीका बहुत ही आसान होता है, जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से आके आपका सर फोड़े, आके कच्चा बम, जो एक कल्चर है जो 2018 के पंचायत चुनाव में जिसमें टीएमसी ने 40% सीट अनकंटेस्टेड जीत ली, को नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया। वासुदेव आचार्य थे पुरुलिया के सीपीएम के 7 बार के सांसद, उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। तो वो जो 18 का वायलेंस था जिसका रिएक्शन हुआ कि बाम से राम, सारा सीपीएम का वोटर जो है वो बीजेपी में आया। अब ये जो मस्तान कल्चर वहां पे है, उसको वो इतना फ्रीडम, इंप्यूनिटी क्या है, स्टेट पुलिस वहां पे, बाकी जगह इंडिया में पुलिस बायस्ड होती है, उस पर आरोप लगता है। यहां पे पुलिस बायस्ड नहीं होती बंगाल में, वो पार्टी की कैडर होती है। मैं इसको ऐसे समझूं क्या कि मान लीजिए सेक्टर 85 में कोई घटना घटी, कोई क्राइम हुआ, उसे अगर मैं रिपोर्ट करने जा रही हूं पुलिस में, तो पुलिस पहले उस मस्तान से पूछेगी कि कहानी क्या है, और उसके आधार पर वो रिपोर्ट होगी, rather than कि जो मैंने देखा, मैंने कहा, the side of the angle which has to be reported। पुलिस आपको फ्रेम करेगी और जेल में डालेगी। अच्छा, ये तो और बुरा है। बहुत आप हल्के में ले रही है। बंगाल में पुलिस बायस नहीं होती है, वो पार्टी कैडर का काम करती है, इसीलिए वहां पे देखिए रूलिंग पार्टी वायलेंस होता है। जो रूलिंग, सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस में थे, जम के वायलेंस हुई, सीपीएम आई, कांग्रेस कभी उठ नहीं पाई। वो तो नंदीग्राम और सिंगूर हो गया
जिसके कारण 30% माइनॉरिटी भी पलटे और बाकी लोग भी पलटे। 11 में ममता आ गई, फिर उन्होंने सीपीएम को फिनिश कर दिया। अब बीजेपी आने की कोशिश कर रही है, पब्लिक ये लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी के पास इस वक्त किसका कैडर है? नहीं, अपना बीजेपी के साथ अपने जो आया, अपने अलावा नहीं, लेफ्ट पार्टी का कैडर है और एक कैडर नहीं है उस तरह का। बीजेपी के पास वोट है, सपोर्ट है, जो चुपचाप साइलेंटली जाकर के वोट करता है, जो अपने आसपास मुस्लिम आबादी बढ़ने से परेशान है, जो इस तरह का जो कल्चर है, ये क्लब कल्चर और पाड़ा क्लब जो बनते हैं, जिसकी वजह से एक्सटॉर्शन है, जो कटमनी प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। वहां तो बताया ना अभी सज्जन जी ने कि सीमेंट बालू कहां से खरीदना, ये बताना होता है। अब तो आपको वहां अगर अपना घर बना रहे हैं तो ठेकेदार को जो पर स्क्वायर फीट देंगे उसके अनुपात में पर स्क्वायर फीट इन क्लब्स को देना होता है। अलीगंज में, अलीबाग में, कई अलीगंज में ऐसे इलाके हैं जहां 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट देना पड़ता है आपको। ये जो मस्तान लोग होते हैं उनको, आप अपने इस गर्मी में अगर अपने घर में एसी बदल रहे हैं तो 5000 रुपए आपको क्लब में देना है। एसी खरीद के आप ले आए हैं वो अलग बात है। तो ये जो कल्चर चलता है, ये जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है, जो अभी ये कह रहे थे सज्जन जी, वीरभूम से आप तस्करी का एक कल्चर है, इस तरह से एक्सटॉर्शन का एक कल्चर है। लेकिन अब इसी में टीएमसी की ताकत भी छिपी है। आप ये समझिए कि अभी जो ये पुलिस करती है, फ्रेम करती है, या पुलिस जो पार्टी का जो वर्कर है वो डिसाइड कराता है, तो ये आप समझिए कि हर बार झगड़ा हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं होता है ना। जब हिंदू बनाम हिंदू झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति के साथ, एक हिंदू परिवार के साथ जो पुलिस खड़ी हुई, तो वो हिंदू परिवार तो तृणमूल के साथ रहेगा ना। तो ये जो इसमें इनकी ताकत भी छिपी हुई है, इससे ये लोग अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं। और बंगाल के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है जो हम लोग गए थे, सज्जन जी ने भी सुना होगा, आप जाइएगा तो बताएंगे लोग कि वहाँ एक आदमी रहता है तो वो कविता लिखता है, कहानी लिखता है, फोटो पेंटिंग करता है। 2 आदमी हो जाएगा तो वो एक क्लब बना लेगा दुर्गा पूजा करने के लिए, कैरम बोर्ड खोलने के लिए। 3 आदमी हो जाएगा तो वो एक कम्युनिस्ट पार्टी बना लेगा, और 4था आदमी हो जाएगा तो फिर उसमें से 2 पार्टी बन जाएगी, 2 लोग अलग होकर 2 पार्टी बना लेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है वहां पश्चिम बंगाल में। इतने एक्टिव लोग वहां बैठे रहते हैं दिन भर। अब एक खबर नॉर्थ 24 परगना से भी है, जहां हाली शहर में टीएमसी कार्यकर्ता पर फायरिंग हुई है। गोली कल प्रचार थमने के बाद चली है। रात करीब 8:30 बजे हाली शहर नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 इलाके में 3 बाइक सवार बदमाश पहुंचे और एक टीएमसी समर्थक पर गोली चला दी। बदमाशों ने जिस वक्त फायरिंग की उस वक्त टीएमसी समर्थक प्रसन्नजीत मलिक उर्फ राजा अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। बदमाशों ने उन पर देसी कट्टे से फायरिंग की। गोली लगने से राजा घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए। घायल राजा को तुरंत कल्याणी के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल जाहिर है होगा ही। एक और खबर आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में वोटर्स को डराने और धमकाने का खेल किस कदर चल रहा है। नॉर्थ 24 परगना के विधाननगर से पुलिस ने टीएमसी के पूर्व पार्षद निर्मल दत्ता को गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता पर बीजेपी कैंडिडेट शरदवत मुखर्जी ने वोटर्स को डराने और धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने चुनाव आयोग के कहने पर यह कार्रवाई की है। अब आप देखें, कहीं पर बीजेपी कैंडिडेट, कहीं पर टीएमसी का पार्षद, कहीं पर गोली, कहीं पर ये इस वक्त ये तस्वीर तो पोलिंग होने से पहले है सचिन जी। पोलिंग हो रही होगी या पोलिंग के बाद भी, ये पश्चिम बंगाल की सच्चाई है। अब इसे खत्म करने के लिए इतनी तो फोर्स आपने लगा दी है, उसके बावजूद ये शांत नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, ये इनके इलेक्शन जीतने के रणनीति का, वहां पे जो वायलेंस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस वायलेंस नहीं हो रहा है जैसा बहुत जगह होता है कि सपोर्टर्स के साथ होता है। ये मेथड है, ये करना ही है उनको। मेथोडिकल वायलेंस है ये ऐसा नहीं है कि किसी बात पे आप गुस्से में आ गए, जज्बात में आ गए, भावना में बह गए हो क्या। ये उन्हें करना है, क्योंकि ये उनके विनिंग स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है। वो इस बिल्डिंग का जैसे सेंट्रल पिलर होता है। बंगाल में सीपीएम के जमाने से, और उसमें तो थोड़ा फिर भी एक छुपा होता था, यहां टीएमसी में क्रूडली वायलेंस और फियर फैक्टर उनके मेथड का एक हिस्सा है। बिना इसके बहुत सारी, देखिए हमने कहा 30% से ऊपर जो भी जहां भी मुस्लिम सीटें हैं उसको टीएमसी अपना सेफ जोन मानती है। कारण और ऐसी सीटें तकरीबन 34-35 हैं। हाँ, लेकिन जहां 30 से 20% है उसको जो वहां पे कहते हैं हाडाहाडी, मतलब 50-50, नेक टू नेक। इन सीटों पे वायलेंस क्या होता है कि आप काउंटर पोलराइजेशन जो बीजेपी चाह रही है, चाहे इकोनॉमिक रीजन से चाहे डेमोग्राफिक रीजन से, उसको रोकने के लिए वायलेंस उसका एक हिस्सा है। तो इसीलिए आप देखें, आप कितना भी 2,40,000 से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेज हैं, उसके बाद ऑब्जर्वर्स हैं, सारी की सारी कवायद हो रही है, तो ऐसे में तो रूलिंग पार्टी भी चाहेगी कि शांति से हो जाने दो।
लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के बड़े बड़े एमपी नेता उसको काउंटर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं ऑब्जर्वर्स को, ठीक है, और ग्राउंड पे जो बीजेपी वायलेंस वहां नहीं कर सकती है। एक आध जगह जो इंसिडेंट हुआ, पब्लिक आप भूल जाइए कि बीजेपी, अगर बीजेपी के पास वायलेंस की कैपेबिलिटी है तो मान के चलिए बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर बीजेपी के पास वायलेंस की कैपेबिलिटी आज तक कोई भी पार्टी बंगाल में चुनाव जीती है वायलेंस करके जीती है। सीपीएम कांग्रेस के जमाने में, ममता बनर्जी सिंगूर के बाद सीपीएम के जमाने में बीजेपी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो तो ये कहिए कि वो वायलेंस को न्यूट्रलाइज कर, तो वहां जो वायलेंस है ये एक स्पॉन्टेनियस नहीं है कि स्वतः स्फूर्त वायलेंस है, गुस्से में, जज्बात में, जो बाकी जगह, ये एक मेथड से, रणनीति का हिस्सा है वायलेंस वहां पे। बंगाल में हिंसा के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश तो हो रही है और वोटर्स को डराया धमकाया भी जा रहा है, और ये इंसिडेंट्स इसी तरफ इशारा भी करते हैं। पूर्व सांसद तक को निशाना बनाया गया। बैरकपुर इलाके में जगदल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें खींचने की कोशिश की। मारपीट के दौरान पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई। आपको बता दें कि अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह भाटपाड़ा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन्हें टीएमसी के अमित गुप्ता टक्कर दे रहे हैं। वहीं अर्जुन सिंह खुद नोआपाड़ा सीट से मैदान में है। जगदल की ही अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस सीट को वो निकाल सकती है। देखिए, बैरकपुर में चूंकि बराबरी की लड़ाई हो जाएगी ना, अर्जुन सिंह बहुत ही मजबूत आदमी है, वो दबंग बाहुबली व्यक्ति हैं वो, और वो तृणमूल के साथ रहे हैं, तो उसके सारे हिसाब किताब जानते हैं, उनके टैक्टिक्स भी जानते हैं, उनके तमाम लोगों को भी जानते हैं। अब इस बार के चुनाव में बैरकपुर की खाली बात नहीं है, ओवरऑल हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें कई मिथक हो सकता है टूटे इस बार। देखिए, जो क्या होता था, डराने का एक फायदा क्या मिलता था तृणमूल कांग्रेस को या उसके पहले लेफ्ट को, कि आप डरा करके और अपने विरोधी वोट को नहीं निकलने देंगे और वो वोट अपना डलवा लेंगे जाकर के। आप वहां बूथ पर जो एक होता था, एक लीन टाइम होता था, जब दोपहर के समय में या किसी समय में अंदर बैठे हुए पोलिंग एजेंट को आपने डरा दिया, वोट गिरवा लिया, जो आपको पता है कि कहां से वोटर नहीं आने हैं। और या फिर ये जो हम लोग जिनको पहले राउंड में एसआईआर में निकाला गया, जो एब्सेंट वोटर हैं, डेड वोटर हैं, शिफ्टेड वोटर हैं, जो एएसडीडी जो जिनको कह रहे हैं, वो पता होता था सत्तारूढ़ पार्टी को कि कहां कितना है और वो वोट वो डलवा लेता था। इस बार वो वोट नहीं हो रहा है। जो सब आदमी कह रहे हैं कि छापा वोट नहीं हो रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं कि नाम कट भी गए हैं, वो तो जेन्युइन वोट जा रहा है। तो ये पता चलेगा कि अब ये चुनाव के बाद कि जेन्युइन वोट गया तो जेन्युइन वोटर ने भी वोट डाला या नहीं बीजेपी को जाकर के, ममता बनर्जी को हराने के लिए जेन्युइन वोटर ने भी वोट डाला या नहीं डाला। अगर ये होता है कि इसके बावजूद, इतना करने के बावजूद भी ममता बनर्जी जीतती हैं, तो ये मिथक जरूर टूटेगा कि सिर्फ भय नहीं है। बीजेपी को अभी और भी कुछ काम करना पड़ेगा वहां, और उसके बाद नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो फिर ये एस्टैब्लिश होगा कि अब तक जो जीत रही थी वो कहीं ना कहीं, पहला चुनाव छोड़ दे 2011 का, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर था कि लोग डर के मारे नहीं निकलते थे और उनका वोट डलवा लिया जाता था, जिसको छापा वोट कहते थे, कि वो डलवा लिया जाता था और वो एक एडवांटेज हो जाता था तृणमूल कांग्रेस के फेवर में। तो ये अब ये मिथक चुनाव के बाद 4 मई को हम लोग को पता। सेकंड फेज के कुछ हिंदू बहुल सीटों की बात कर ले, नादिया जिले की सियासी लड़ाई की बात कर ले। नादिया जिले में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। 2021 चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने 9 और टीएमसी ने 8 सीट जीती थी। यानी यहां इस बार भी कांटे की टक्कर होनी तय है। यह पूरा इलाका मतुआ बहुल है। प्रधानमंत्री लगातार कह चुके हैं कि शरणार्थियों को उनका पूरा हक मिलेगा और घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से बाहर किया जाएगा। लेकिन टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एसआईआर में मतुआ समुदाय का वोट बहुत ज्यादा कटा है। ऐसे में मतुआ किसे वोट देते हैं वो देखने वाली बात होगी। सीए के जरिए मतुआ समुदाय को मोदी सरकार ने नागरिकता देने का भी काम किया है। तो जरा इन 17 सीटों की जंग की बात कर लें। सज्जन जी, बीजेपी 9, टीएमसी 8। बीजेपी और नादिया में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई, यहाँ रोड शोज भी हुए बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों के। यहाँ से एक्सपेक्टेशंस क्या है बीजेपी की? देखिए, नदिया की पृष्ठभूमि, ये जो अंतिम हिंदू किंगडम थी सेन डायनेस्टी की, लक्ष्मण सेन, जब बख्तियार खिलजी का अटैक होता है तो ये अंतिम वो नदिया ही केंद्र था उस समय। तो नदिया का बड़ा महत्व है। उसी तरीके से ये नवदीप है जहाँ पे मायापुरी जो इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है वो भी इसी जिले के अंतर्गत आता है। वैष्णव संप्रदाय के जितने बहुत ज्यादा गौरंग स्वामी। उसी तरीके से जो कृष्णा नगर है, जो लोकसभा सीट जहाँ से महुआ मोइत्रा आती है, वो हिंदू बहुल इलाके से 50,000 से ज्यादा वोट से पीछे रहती है। वहाँ पे चापरा 1, 2, तेहट्टा वगैरह आता है जो मुस्लिम बहुल एरिया है, वो उन्हें जबरदस्त लीड देके जितवा देता है। अब नदिया में क्या है कि आप देखें, एक तो जो
बांग्लादेश से जो हिंदू आए उसमें ज्यादातर मतुआ है। जो नमशूद्र, देखिए मतुआ क्या है, नमशूद्र दलित का एक रिलीजियस सेक्ट है। नमशूद्र बड़े हैं, उनमें एक जो धार्मिक वो है वो मतुआ है। तो बांग्लादेश में उसका मंदिर भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जी। जो ठाकुर ये थे। हरचरण ठाकुर। अब वहां से वोट किसको जाएगा मतुआ का? तो जो एसआईआर की बात है, बात सही है। कारण ये है कि वो तो 2000 सबसे अंतिम चरण में जो बांग्लादेश से अभी हिंदू पीड़ित होके आ रहे हैं या पाकिस्तान से पीड़ित होके आ रहे हैं, दोनों कराची से, दोनों जगह से दलित आ रहे हैं। आप ये याद रखिएगा। कारण बांग्लादेश में रह जाने के कारण है कि इनके एक लीडर थे जो अंबेडकराइट थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। उसके पहले लॉ मिनिस्टर थे, इधर डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, उधर मंडल साहब लॉ मिनिस्टर थे। उनके कहने पे वो भी नमशूद्र थे। ये सारे के सारे वहां रुक गए। बाद में जब इनके साथ हुआ तो ये अंतिम फेज में आ रहा है, बाकी हिंदू आ गए। इसमें बहुतों को सीए के तहत जो तो है मैं वही बता जी, रहा हूं जी। कि 2002 के बाद जब एसआईआर आपका अंतिम हुआ है 2002, अब उसके बाद सबसे ज्यादा जो शरणार्थी आया, हिंदू शरणार्थी, वो मतुआ है। सीए तो बन गया, लेकिन सीए कार्ड जब तक आप नहीं देंगे, उन्हें नागरिकता का कार्ड नहीं मिलेगा, तब उसके लिए एक प्री रिक्विजिट क्या थी कि आप उन्हें हिंदू कार्ड दें, कि कोई भी हिंदू एंडाउमेंट या कोई मंदिर इन मतुआओं को, जो 2002 के बाद आया, चूंकि एसआईआर में आपको प्रूफ करना होता है कि आपकी पहले की वोटिंग आईडी क्या है या आपके पिता की क्या है। अब ये तो आए ही बाद में है, तो कहां से देंगे? तो इनके लिए हिंदू कार्ड देना था। अब वहां पे जो कैंप लगा के इनको देना था वो काम नहीं हुआ, बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी के कारण। टीएमसी भी नहीं, गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे मतुआ जो 2002 के बाद आए वो नागरिक हैं, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो नाम कटा है। लेकिन नाम कटने का यह मतलब नहीं है कि वो बीजेपी से नाराज है। सेंटीमेंट जबरदस्त, जैसे कि मुर्शिदाबाद में मुसलमानों का नाम लेकिन कटा, नाम कटा तो वोट भी तो कट गया। नहीं, वोट कटा है, लेकिन इतना ज्यादा समर्थन है बीजेपी के पक्ष में मथुआ बहुल इलाकों में। आप कलकत्ता से जैसे ही बैरकपुर, जो अर्जुन सिंह वाला इलाका है, उससे आप आगे कल्याणी, बोनगांव से लेके कृष्णानगर तक जाएं, जो मुर्शिदाबाद का बॉर्डर है, पूरा का पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर मथुआ बेल्ट है। और वहां 100 में 90 मथुआ बीजेपी के साथ है। 5-7 का वोट कट भी गया, विक्ट्री मार्जिन कम होगी, सेंटीमेंट जबरदस्त है। तो अब मैं ये कह रही हूँ अजीत जी, ये 9 सीटें जो अभी इस फिगर में 2021 इलेक्शन का दिखा रहा है, ये बढ़ के कितना जा सकता है? नहीं, देखिए लड़ाई ऐसी ही रहेगी, 50-50 ही लड़ाई रहेगी, बराबर की ही लड़ाई है। पिछली बार भी मथुआ, हाँ, पिछली बार भी मथुआ समर्थन ही मिला था भारतीय जनता पार्टी को, जो इतनी सीटें आई। देखिए 18, हम लोग 18 सीटों की बात करें, उसमें 9 तो नदिया में ही मिली हुई है, बाकी तो जगह तो कम ही सीटें मिली हुई ना। तो 73% हिंदू हैं, कोई कंसोलिडेशन नहीं होगा। देखिए अभी हम लोग जैसे कल बात कर रहे थे, हम लोग बागदा सीट की बात कर रहे थे, मान लीजिए कि नेता तो वहां मथुआ का बीजेपी, ममता बनर्जी ने भी खड़ा किया ना, ममता बाला ठाकुर को उन्होंने भी आगे किया, शांतनु ठाकुर को बीजेपी ने आगे किया। तो अब शांतनु ठाकुर की पत्नी चुनाव लड़ रही है उस बागदा सीट पर, और ममता बाला ठाकुर की बेटी चुनाव लड़ रही है, मधुपर्णा ठाकुर। तो ऐसी सीटें हैं जहां दोनों तरफ से मथुआ कैंडिडेट ही हैं, और वहां जो जितना वोट है, एक मुश्त अगर मुसलमान का वोट जाता है ममता बनर्जी के साथ, और बाकी कैंडिडेट अपने कास्ट के नाम पर कुछ वोट ले आता है, तो वो उनको उसको बैलेंस करता है। तो लड़ाई तो इतनी ही है, 9-8 की ही है। हो सकता है कि 9 का बढ़ के 10 हो जाए, उसका 8 का बढ़ के 7 हो जाए, इसी तरह की लड़ाई है। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज हो जाएगा और सभी 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतनी जा रही है। बराबर की लड़ाई ही है नदिया में, अभी तक हमको यही लग रहा है। मैं कुछ अन्य सीटों की भी बात कर लूं, क्योंकि कुछ हॉट सीट में भवानीपुर इसी में आता है। संदेश खाली की हम बात कर लें, डायमंड हार्बर की तो हमने खैर लंबी चर्चा की ही। इन सीटों में मैं भवानीपुर की ही बात करूं, ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है? मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी के बारे में जो ये लोग कह रहे हैं कि इतना सीट कट गया, देखिए उनका घर उसी मोहल्ले में है। उन्होंने युवा कांग्रेस से जो अपनी राजनीति की, और जायंट किलर 1984 में सोमनाथ चटर्जी को हराया। तो मेरा यह मानना होता है कि आमतौर पे आप देखिए, भले ही टीएमसी की हालत खराब है, वो भवानीपुर में हार जाए, क्योंकि अंत में क्या होता है ना कि लोग वहां 1-to-1 कनेक्ट होता है कि ममता बनर्जी आज भी सबसे बड़ी विलेन टीएमसी है, टीएमसी के गुंडे हैं, उसके लिए ममता रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अपनी सीट में जो उनका डोर टू डोर कनेक्ट है, तो मेरा मानना है वहां पे 25%, 26% तो मुस्लिम ही है। आप ऐसे देखें। अब ये मानना कि बाकी जो 75% हिंदू हैं, लेकिन गैर बंगाली हिंदू भी तो हैं 34%। नहीं, बिल्कुल है। मेरा वो मानना है कि देखिए, एक बड़ा नेता अपने विधानसभा में हार जाए, अगर ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है, मतलब टीएमसी हार रही है। ये एक थर्मोमीटर है। अगर
मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंत में क्या होता है ना कि व्यक्तिगत तौर पे जो उनका एक टच होता है बड़े नेता का, ये जैसे हमें आश्चर्य हुआ था कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो भले ही कांग्रेस हार गई, शीला दीक्षित हार गई। भाई एज अ विधायक उनकी क्या गलती थी, काफी काम किया था। तो वो मोमेंट आते हैं, लेकिन कोलकाता में मुझे लगता है भवानी अभी वो मोमेंट ममता बनर्जी के लिए नहीं मुझे आने लगता जा रहा है मार्जिन कम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो हार जाए, उनका हारने, अगर ममता बनर्जी हार रही है मतलब टीएमसी बुरी तरीके से हार रही है। इस कारण से बीजेपी भी जब अपना विक्ट्री मार्जिन दे रही है तो वो 148 से बढ़ा के 60, 65, 70 मतलब 15-20 सीट ही दे रही है। इसका मतलब है कि वो मोमेंट नहीं है कि ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है, बट निश्चित तौर पे एक चुनौती है। और वो चुनौती देखिए शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से वो जीत की दहलीज तक लेकर आते हैं। आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी।